My dear student, today we discuss the part 2 of the chapter separation of power। अर्थात जो पिछले कक्षा में मैंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अर्थ एवं मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के संबंध में जो विचार दिया गया था उसे मैंने बताया, लेकिन उसका शेष भाग बच गया था जिसे मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि पिछले क्लास में शक्ति पृथक्करण के संबंध में जो प्रमुख तथ्यों पर विचार किए थे उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए आवश्यक है कि शासन के विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित होने से रोकना, अर्थात सरकार के प्रत्येक अंग या विभाग की शक्तियों की सीमा स्पष्ट रूप से इंगित करना या निर्धारित करना और उसके कार्य क्षेत्र को निश्चित करना। फिर आगे ब्लैकस्टोन ने बताया था, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थन करते हुए मॉन्टेस्क्यू के ब्लैकस्टोन के द्वारा यह बताया गया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में तीनों अंग अपनी सीमा के अंतर्गत अपने सीमा के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक विभाग पूर्णतः स्वतंत्र एवं सर्वोच्च हो, अर्थात कि शक्ति पृथक्करण इस प्रकार हो कि एक विभाग दूसरे विभाग के शक्ति और अधिकार के लिए चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन का काम करता रहे और इस प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा होगी और कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा एक जनतांत्रिक आकर्षण देखने को मिला, अर्थात यह लोगों के बीच एक पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सामने आया, जिसको बहुत देशों ने मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को स्वागत भी किया। जैसे अमेरिका जैसा देश ने मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के अधिक से अधिक तथ्यों को अपने सरकारों में अवलंबित किया। फिर भारत में भी कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया। चूँकि हमारे यहाँ अर्थात भारत में संसदीय पद्धति की सरकारें हैं, हमारे यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य बनते हैं और दूसरी तरफ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में भी निहित होती है। इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एकरूपता के कारण भारत में सीमित मात्रा में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को निरूपित किया गया। उसके अलावा अब आगे सेकेंड पार्ट में इसके हमें देखना है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण एवं दोष अर्थात पक्ष एवं विपक्ष के रूप में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि प्रश्न आए कि इवैल्यूएशन, डिस्कस द इवैल्यूएशन या एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण
के सिद्धांत के मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष दोनों को रखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन ने शक्ति के पृथक्करण के जिस सिद्धांत का अवलोकन किया अर्थात प्रतिपादन किया, उसको पर्याप्त रूप से प्रशंसा भी मिली और आलोचना भी मिली। प्रशंसकों का कहना है कि इस सिद्धांत से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है और सरकार निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं बन पाती। सरकार के विभिन्न कार्यों के सफल संचालन के लिए भिन्न भिन्न गुणों की आवश्यकता है। अतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से इस आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। दूसरी तरफ निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय के लिए शक्ति पृथक्करण अनिवार्य है, जिसको हम प्रशंसकों के द्वारा जो विचार दिया गया उसको हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के मेरिट्स अर्थात गुणों के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला गुण अर्थात प्रशंसकों का तर्क है कि इस सिद्धांत से अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से शासन की निरंकुशता और अत्याचार से नागरिकों की रक्षा होती है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाओं की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाएगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अर्थात नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। शासक अत्याचारी एवं स्वार्थपूर्ण कानूनों का निर्माण कर उसे निरंकुशता पूर्वक लागू करेंगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत इन निरंकुशताओं को दूर करने का प्रयास मात्र है, अर्थात विभिन्न विभागों के बीच अधिकारों का विभाजन कर सरकार को निरंकुश होने से बचाने को है। दूसरा तर्क प्रशंसकों के द्वारा दिया गया अर्थात दूसरा गुण है कि सरकार का कार्य बढ़ गया। आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक युग में, जहां कल्याणकारी राज्य है वहां सरकार के कार्य बढ़ गए हैं। यदि उन कार्यों का संपादन का भार एक ही व्यक्ति या समूहों के हाथ में हो अर्थात अलग अलग अंगों के हाथ में नहीं हो तो शासन की कुशलता एवं सुचारुता नष्ट हो जाएगी और शासन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगेगा। शासक अत्याचारी बन जाएंगे, वह स्वार्थपूर्ण कानूनों का निर्माण करेंगे और उसे सही रूप से क्रियान्वित नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी राज्य या सरकार के कार्य हैं उन कार्यों के सफल संचालन के लिए सरकार के कार्यों को क्लासिकल रूप से वैज्ञानिक ढंग से विभाजन होना आवश्यक है। अतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का होना आवश्यक है। प्रशंसकों के द्वारा तीसरा तर्क दिया गया अर्थात तीसरा गुण में कहा गया कि सरकार के विभिन्न कार्यों के सफल संचालन के लिए विभिन्न अंगों अर्थात विभिन्न अंगों में जो अधिकारी या पदाधिकारी कार्य करते हैं उनमें विभिन्न गुणों एवं योग्यताओं की होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जाम्पल कि कानूनों को पालन कराने के लिए और उसे व्याख्या करने के लिए एक अलग तरह के भिन्न गुण और योग्यताओं की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह से जनता में कानून को लागू करने के लिए भी अलग गुण की आवश्यकता होगी और साथ ही कानून बनाने वाले अंगों में जो व्यक्ति या प्रतिनिधि होंगे उनको अलग गुण एवं योग्यताओं की आवश्यकता होगी। इसलिए शासन के तीनों कार्यों के सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए
शासन संबंधी शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन आवश्यक है, जिससे कि विभिन्न गुण एवं योग्यताओं को विभिन्न अंगों में उसका सदुपयोग किया जा सके। और चौथा तर्क प्रशंसकों के द्वारा दिया गया, अर्थात शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रशंसक अपने चौथे तर्क में यह बताने का प्रयास किए कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग निकाय के रूप में स्थापित नहीं किया जा सके, अर्थात व्यवस्थापिका के नियंत्रण से, कार्यपालिका के नियंत्रण से न्यायपालिका को मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि न्यायपालिका ही वह अंग है या वह संस्था है जिस पर जनता की विश्वास है और वह संविधान के रक्षक एवं संविधान के उपबंधों के व्याख्याकर्ता भी है। इसलिए लॉस्की ने भी कहा था कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की सर्वोच्च उपयोगिता और अधिकतम मूल्य इस विशेषता में निहित है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दे, क्योंकि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इसेंशियल टू फ्रीडम। इन दैट सेंस द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स the doctrine of the separation of power enshrines a present truth. For it is obvious that if the executive could shape judicial decision in accordance with its own desire, it would be the unlimited master of the state. इस तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में जो प्रशंसकों के द्वारा कुछ तर्क दिया गया, जिसको हम गुणों के रूप में, मेरिट्स के रूप में रख सकते हैं। इसके बाद शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कुछ राजनीतिक विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई, क्योंकि उन्होंने कुछ आधार दिए और उस आधारों पर क्रिटिसाइज किए कि यह दोषपूर्ण है, अवैज्ञानिक है एवं अव्यवहारिक है। क्योंकि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हम डिमेरिट्स में, पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स के डिमेरिट्स में जिस पॉइंट्स को रखेंगे, उसमें आलोचकों के द्वारा जो कहा गया है वही पॉइंट्स होगा। अर्थात सबसे पहले आलोचक ने कहा कि यह सिद्धांत सरकार के आंगिक एकता का उल्लंघन करता है। अर्थात आलोचकों का कहना है कि सरकार एक सवयव संगठन है, अर्थात वह एक शरीर के समान है, उसकी शक्तियों का नपातुला विभाजन करना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण शासन एक शारीरिक इकाई के समान है और उसके विभिन्न अंग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट अर्थात निर्भर होते हुए भी अंतःसंबद्ध है। सरकार के सारे अंगों में आंगिक एकता रहती है और वे एक दूसरे के सहयोगी और पूरक होते हैं। यदि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू सरकार पर किया जाएगा तो सरकार के आंगिक एकता नष्ट हो जाएगी, पारस्परिक सहयोग की कार्य क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य नहीं करेगी, सरकार की कार्यकुशलता में कमी आ जाएगी। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सही नहीं है। आलोचकों के द्वारा दूसरा तर्क यह दिया गया कि यह सिद्धांत अनबिहेवियर है, अव्यवहारिक है। अच्छे प्रशासन के लिए व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका
का परस्पर सहयोग अपेक्षित और आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल, कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, अतः उसे अपेक्षाकृत अधिक अनुभव रहता है कि कैसे कानूनों की आवश्यकता होगी। तो दूसरी तरफ कार्यपालिका कानून को लागू करती है, संपूर्ण क्षेत्रों में कानून को लागू करती है। तो जनता को क्या सरकार से अपेक्षा है, वह कार्यपालिका के अधिकारी एवं सदस्यों को मालूम है। तो यहाँ कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, क्या वह जनता की इच्छा के अनुरूप होगा। तो दूसरी तरफ है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के कानूनों की व्याख्या करती है। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से मिल जाए, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्येक विभाग एक सहयोग से कार्य न करे, अलग अलग कार्य करे, तो वहाँ पर समस्याएं आएगी और सरकार रूपी जो तंत्र है, शासन तंत्र, उसका पहिया रुक जाएगी। जैसे कार्यपालिका को यदि महसूस हो कि जनता के अपेक्षा के अनुरूप व्यवस्थापिका के द्वारा कानून नहीं बनता है, तो वह अध्यादेश जारी कर देगी। उस अध्यादेश को न्यायपालिका के द्वारा सही साबित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका के कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है। इसलिए शक्ति पर पृथक्करण सिद्धांत शासन व्यवस्था में शिथिलता तथा संघर्ष को जन्म देता है कि द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्रू द गवर्नमेंट into alternative conditions of comma and convulsion, माने यहाँ पर है कि संघर्ष को जन्म देगा। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में या तो हस्तक्षेप करेगा या तो एक दूसरे के कार्यों को इग्नोर करेगा, सहयोग अपेक्षित नहीं रहेगा, जिसके कारण सरकार के कार्य सही रूप से क्रियान्वित नहीं होगा। और आलोचकों के द्वारा तीसरा तर्क दिया गया कि यह निष्पक्ष न्याय के विरुद्ध है। जैसा कि हम पक्ष में भी बताया कि वह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय के अनुकूल न्यायपालिका को होना आवश्यक है, लेकिन आलोचकों ने कहा कि निष्पक्ष न्याय के विरुद्ध है। अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से पूर्णतः स्वतंत्र एवं पृथक रखने का अर्थ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगा। क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता के द्वारा निर्वाचन से होगा। जनता में योग्य, अनुभवी तथा पक्षपात रहित न्यायाधीश को निर्वाचित करने की क्षमता होगी, नहीं होती है। दूसरी तरफ निर्वाचन क्या दलगत पार्टी सिस्टम से होगा या राजनीतिक दलों के आधार पर निर्वाचित न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। यदि मान लिया जाए कि न्यायाधीश यदि गलत कार्य करता है, कानूनों की गलत व्याख्या करता है, अपराधी को मुक्त कर देता है और जो अपराध नहीं किए हुए है उसे दंड देने लगेगा, तो फिर उस पर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा। क्योंकि जो संविधान में बहुत से राज्यों देशों के संविधान में इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वह चेक एंड बैलेंस के लिए है, महाभियोग प्रक्रिया है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के माध्यम से न्यायाधीशों पर चेक करने के लिए उसे बाधा डालने, अवरोधक के रूप में कार्य करता है कि वह सही रूप से कार्य करे। इसलिए यदि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्ण रूप में लागू कर दिया जाए तो वह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और लास्ट है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य के विपरीत यह सिद्धांत वेलफेयर स्टेट के आदर्शों के प्रतिकूल है। मॉन्टेस्क्यू ने जिस समय इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस समय यह धारणा प्रबल थी कि सरकार के कम से कम कार्य करना होता है, उसे लिमिट सीमा में, एक सीमा में ही जनता के कार्य करना होता है
बल्कि जब आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल में देखते हैं कि कोई भी सरकार जो प्रजातांत्रिक सरकार है वह जनता के कल्याणकारी कार्य के को करता है, क्योंकि ये कल्याणकारी कार्यकर्ता के रूप में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार का कार्य जुड़ा हुआ है। आज तो शक्तियों का देखने को मिलता है कि आज पावर सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। ठीक है, पावर डिसेंट्रलाइजेशन आवश्यक है, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। तो इस तरह से डिमेरिट्स के रूप में जो उसके आलोचक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आलोचक के द्वारा जो तर्क दिया गया, उसको आप शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दोष के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ मूल्यांकन के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष के तथ्यों को रखते हुए निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं या ये जान सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह सरकार के कार्यों के लिए या किसी भी अंग को अत्याचारी या निरंकुश होने से बचाता है, और प्रजातंत्र के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आवश्यक है। हाँ, ठीक है, यह कहना सही है कि वह पूर्ण रूप से सभी राज्यों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। कहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, कहीं पर संसदीय शासन व्यवस्था है, कहीं पर यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो कहीं पर संघीय शासन व्यवस्था है। तो जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था या जिसको हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे, वहाँ पर यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूर्ण रूपेण या दूसरे शब्दों में कहेंगे उसकी औचित्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन जहाँ पर फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, संघीय शासन व्यवस्था है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। ऐसे यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए आप किताबों में चेक एंड बैलेंस, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत कि कार्यपालिका कैसे व्यवस्थापिका पर अवरोध के रूप में कार्य करती है, व्यवस्थापिका कैसे कार्यपालिका पर अवरोधक के रूप में कार्य करती है, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर किस तरह से अवरोधक के कार्य के रूप में कार्य करती है, इन सभी को एक अलग प्रश्न अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत इसी से संबंधित है, जिसमें हम अमेरिकन गवर्नमेंट को भी ले सकते हैं, भारत सरकार को भी ले सकते हैं, जिसमें एक अंग दूसरे अंग या दूसरा अंग तीसरे अंग को अवरोधक के रूप में, चेक एंड बैलेंस के रूप में किस तरह से कार्य करते हैं। तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो शेष भाग था उसको मैं स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसे आप थोड़ा पुस्तक से, किताबों से और अन्य संसाधनों से इसे दोहरा तिहरा ले। और यह एक हल्का सब्जेक्ट है, सरकार से संबंधित है, जिसे समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।